हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेवीपी यानी कि जुगुलर वीनस प्रेशर के बारे में। तो जुगुलर वीनस प्रेशर देखेंगे कहाँ? तो सबसे पहले तो इंटरनल जुगुलर वेन में हम जुगुलर वीनस प्रेशर यानी कि जेवीपी को देखते हैं। ठीक है, जेवीपी जो होता है ना, वो राइट साइड ऑफ द हार्ट का स्टेटस बताता है, स्पेशली ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम का स्टेटस बताता है और ये कुछ कंडीशंस में रेज होता है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या राइट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर होगा तब जो है जुगुलर वीनस प्रेशर जेवीपी राइज होगा। तो जेवीपी जो है नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O जो है उतना हमारा जेवीपी नॉर्मली रहना चाहिए। अब इसे मेजर कैसे करते हैं? तो इसे मेजर करते हैं एंगल ऑफ लुई यानी कि मैनोब्रियो स्टर्नल एंगल से। तो मैनोब्रियो स्टर्नल एंगल हम कहाँ आया? तो ये अपना मैनोब्रियम है और यहाँ अपना स्टर्नम है। ठीक है, तो मैनोब्रियम और स्टर्नम का जो पॉइंट है, जंक्शन है, वहाँ से हम इसे मेजर करते हैं। अब डायरेक्टली वहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं मेजर करना, क्योंकि वहाँ इंटरनल जगुलर वेन हमें फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक स्केल रखते हैं और एक स्केल हम यहाँ रखते हैं जहाँ हमें एलिवेटेड जो वेन का पल्स है वो दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट को लाई डाउन करेंगे और उसको थोड़ा एंगल पे इंक्लाइन रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री के एंगल पे हमने इसे इंक्लाइन किया। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे पेशेंट को कि आप एक साइड या तो एक्सटेंड करके नेक ऐसे देखो, सो दैट हम विजुअलाइज कर सके अच्छे से हमारी वेन को। ठीक है, फिर उसके बाद में जहाँ पे भी हमें वेन एलिवेटेड दिखाई दे रही है, पल्सेशंस दिख रहे हैं थोड़े भी, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम एक स्केल रखेंगे। ठीक है, तो एक स्केल हम हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस करेंगे और दूसरी स्केल हम यहाँ प्लेस करेंगे मैनोब्रियम पे। ठीक है, मैनोब्रियो स्टर्नल एंगल ऑफ लुई पे। ठीक है, तो एक स्केल वर्टिकली यहाँ प्लेस होगी और एक स्केल जो हमने ऐसे रखी इस एंगल पे, वेन जहाँ फील हो रही है वहाँ। ठीक है, फिर हम ना देखेंगे कि वो कौन से जीरो से लेके तो कौन से लेवल पे लाई कर रही है, 0 1 2 3 कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर में हमें 5 ऐड कर देना है। 5 क्यों ऐड करना है? तो मैनोब्रियो स्टर्नल एंगल हमने क्यों लिया? आपने सोचा कभी? मैनोब्रियो स्टर्नल एंगल हमने इसलिए लिया, या एंगल ऑफ लुई हमने इसीलिए लिया क्योंकि राइट 5 सेंटीमीटर बिलो दिस पॉइंट लाइज द सेंटर ऑफ राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट जो है जस्ट इसके 5 सेंटीमीटर नीचे लाई करता है। ठीक है, तो हमें एकदम एग्जैक्ट प्रेशर जो वो डिसिपेट कर रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर बिलो वो लाई कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर हम ये जो 3 सेंटीमीटर हमें मिला है उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। तो 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O जो है वो नॉर्मल हाइट होती है जेवीपी की। ठीक है, तो अब जुगुलो वेनस प्रेशर जो होता है बेसिकली, ये तो हमें पता चल गया हम मेजर कैसे करेंगे और वो बताता है। तो अभी हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं इसमें, जब अभी हम डीप इंस्पिरेशन लेंगे, तो डीप इंस्पिरेशन जब हमने लिया तो क्या होगा कि नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम के थ्रू। तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट एट्रियम से जो भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जेवीपी जो है वो फॉल हो जाएगा डीप इंस्पिरेशन पे। ठीक है, अब ये नॉर्मली होगा। पर अब क्या होगा कि एक फिनोमिनन होगा जो हमें 3 केसेस में मिलेगा, 3 केस की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब वो फिनोमिनन को क्या कहते हैं? कसुमल साइन कहते हैं। तो कसुमल साइन में क्या होगा कि जब डीप इंस्पिरेशन लेगा वो, तो नॉर्मली जेवीपी फॉल हो रहा है ना, पर इस केस में जेवीपी राइज होगा। ठीक है, जेवीपी फॉल होने की जगह इन केसेस में राइज होगा। तो वैसा क्यों होगा? तो वो 3 केसेस हम पढ़ते हैं। तो एक तो आता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एक आता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और तीसरा आता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी कि जैसे कि सीओपीडी का केस हो या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या इंफीरियर वॉल एमआई हो। तो इन सब केसेस में राइट वेंट्रिकुलर साइड का फेलियर हो जाएगा, तो उसकी वजह से देयर विल बी जेवीपी में राइट। पर अब डीप इंस्पिरेशन में ऐसा तो क्या हो रहा है, तो एक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा कि कैल्सिफिकेशन हो जाएगा अराउंड दी हार्ट। तो पेरिकार्डियम में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा जिसकी वजह से वो एक्सटेंड ही नहीं होगा, वो एक्सपांड ही नहीं होगा, तो वो वेलकमिंग ही नहीं होगा ब्लड के लिए। ठीक है, ब्लड आने की कोशिश करेगा पर वो आने नहीं देगा क्योंकि उसका कंप्लायंस ही नहीं है। तो जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट भी होगा तो भी ब्लड आ नहीं पाएगा, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग राइज फॉल इन जेवीपी देयर विल बी राइज इन जेवीपी। सेम थिंग विल हैपन विथ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कि क्या होगा कि कंप्लायंस कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो फॉल होने की जगह राइज हो जाएगा जेवीपी। और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में तो क्या होगा कि ओवर फिलिंग हो जाएगी वेंट्रिकल्स की,
ओवर वो ये हो जाएगा क्योंकि वो पंप ही नहीं कर पा रहा है ना, तो ब्लड जो है डिसिपेट होकर राइट एट्रिया में जाएगा, उसके बाद वो जेवीपी में इंटरजुगुलर वेन में जाएगा, जिसकी वजह से जेवीपी जो है राइज्ड होगा। ठीक है, तो इन केस में हमें क्या मिलता है, कसमोल साइन पॉजिटिव। कसमोल साइन मतलब क्या होता है, तो जेवीपी विल बी राइजिंग इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन डीप इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्कशन। अब एक और चीज़ आती है, तो उसको कहते हैं नॉन पल्सेटाइल एलिवेटेड जेवीपी। तो नॉन पल्सेटाइल का मतलब क्या, पल्सेटाइल मतलब ऑन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन देयर विल बी चेंजेस इन दी राइज एंड फॉल इन दी जेवीपी, पर इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज कि इस केस में क्या होगा कि वो बिल्कुल पल्सेटाइल होगा ही नहीं, देयर विल बी नो राइज, देयर विल बी नो फॉल, इट विल बी कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड। तो जेवीपी हमेशा राइज्ड अप ही रहेगा, एलिवेटेड ही रहेगा, कभी फॉल ही नहीं होगा। तो ये किन केस में होता है, तो ये यूनिवर्सली हमें मेडिकल पूरे फील्ड में बस 2 केसेस में देखने मिलता है, एक तो है कार्डियक टैम्पोनाड और दूसरा है सुपीरियर वेना कैवा थ्रोम्बोसिस। तो जब सुपीरियर वेना कैवा थ्रोम्बोसिस होगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली सुपीरियर वेना कैवा से भी ब्लड आ रहा है एट्रिया में, पर अब इसमें आ ही नहीं पाएगा क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो गया, तो सारा ब्लड जो है एक्यूमुलेट हो गया, तो उसकी वजह से वो इंटरनल जुगुलर वेन में एलिवेटेड ही रहेगा हमेशा, वो फॉल होगा ही नहीं और नॉन पल्सेटाइल ही होगा क्योंकि थ्रोम्बोस हो गया है, तो वो बिल्कुल नीचे अब मूवमेंट होगी ही नहीं उसकी कॉलम की। और दूसरा है कार्डियक टैम्पोनाड। कार्डियक टैम्पोनाड में क्या होगा कि पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, और वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और पेरिकार्डियल सैक में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्लूइड भरते जाएगा और वो हार्ट को कंप्रेस करने लगेगा, उस पॉइंट तक कंप्रेस करने लगेगा कि हार्ट के अंदर ब्लड तो फिल हो ही नहीं पा रहा, जो ब्लड फिल हुआ भी है वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से देयर विल बी नॉन पल्सेटाइल एलिवेटेड जेवीपी। तो ये 2 केसेस में ये याद रख रहा है हमें। ठीक है, अब जेवी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जेवीपी के बारे में कि कौन सी वेव्स हमें जेवीपी में दिखती है। तो कौन सी वेव्स दिखती है, तो ए सी एक्स वी वाई, ये 5 वेव दिखती है। ठीक है, ए सी एक्स वी वाई। अब इनमें ना एक्स और वाई जो है वो नेगेटिव वेव्स है। नेगेटिव वेव्स मतलब इन केसेस में नीचे की तरफ जाएगा जेवीपी, यानी फॉल होगा, और ए सी वी जो है वो पॉजिटिव वेव्स है, यानी कि इन केस में जेवीपी अप जाएगा। ठीक है, तो ए सी वी जो है पॉजिटिव वेव्स है और एक्स एंड वाई जो है नेगेटिव वेव्स है। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल हार्ट साइकिल को इमेजिन करते हुए हम जेवीपी के वेव्स देखेंगे। तो पहले तो हम थोड़ा हार्ट साइकिल को इमेजिन कर लेते कि होता क्या है। तो सबसे पहले देयर विल बी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व दोनों साइड के वो ओपन होंगे। ठीक है, और एट्रिया का ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। ठीक है, फिर जब वेंट्रिकल में आया तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो होगा लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, लब। ठीक है, फिर उसके बाद वो जैसे ही बंद हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इवन पल्मोनिक एंड एओर्टिक वॉल्स जो होंगे वो भी बंद होंगे उस टाइम पे। तो ये हो गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस केस में क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, पर इस केस में क्या होगा, दोनों वॉल्स पल्मोनिक, एओर्टिक एंड ट्राइकस्पिड मिट्रल, ये दोनों चारों वॉल्स बंद होगी। तो इस केस में क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर राइज होगा, बहुत ज़्यादा राइज होगा कि एक पॉइंट आएगा जब पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व ये ले नहीं पाएंगे और वो ओपन हो जाएंगे, तो तब सुनाई देता है हमें इजेक्शन क्लिक। तो इजेक्शन क्लिक के टाइम पे क्या होगा, पल्मोनिक एंड एओर्टिक वॉल्व ओपन होंगे, ब्लड जो है जाएगा बाहर एओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्व से, और उसके बाद क्या होगा, जैसे पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व क्लोज होगा हमें सेकेंड हाउट साउंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डब। तो सेकेंड हाउट साउंड भी हमें मिल गया। ठीक है, तो लब आया, फिर डब आया इजेक्शन क्लिक के बाद, और उसके बाद क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या हुआ, पल्मोनिक वॉल्व भी अब क्लोज हो गए, एओर्टिक वॉल्व भी क्लोज हो गया, और एट्रियल और मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व तो बंद ही थे। तो अब इस केस में क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, तो ब्लड जो है एट्रिया में भरते जाएगा, बस भरते जाएगा। ठीक है, पर अब एट्रिया में भरा है, फिर एक टाइम आएगा जब प्रेशर झेल नहीं पाएगा, तो एट्रिया बोलेगा लेट मी ओपन माई गेट्स नाउ, अब मेरे से होगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व को जो है ओपन कर देगा। वहाँ से जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो होगा रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से। ठीक है, तो S3 हमें इसमें सुनाई देगा। ओके, अब
ये जैसे ही होगा, जब ओपन होगा ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल, तब ओपनिंग स्नैप हमें सुनाई देगा, ठीक है। और ये फिल होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। तो बस नॉर्मल आहेड साइकिल यही, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, उसके बाद में फिर से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। पहले उसके पहले फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, उसके बाद इजेक्शन क्लिक होगा, उसके बाद में देर डब सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। फिर से जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, फिर से जब ओपन होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर क्लोज होगा। तो ये हार्ट साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे जेवीपी क्या क्या होगा तो वो देखता है। तो सबसे पहले वेव आएगी ए वेव। तो ए वेव क्या सिग्निफाई करेगी, एट्रियल सिस्टोल। तो अब इमेजिन करो ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है, और इससे अटैच्ड जो है हम डायरेक्टली अटैच कर देते हैं इंटरनल जुगुलर वेन को, ठीक है। तो इंटरनल जुगुलर वेन इससे अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अब ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एट्रियल सिस्टोल हुआ। तो एट्रियल सिस्टोल हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा एट्रियम में। तो अब कोई भी तुम चीज़ इमेजिन करो कि यहाँ पे भी ओपन हैंड है और यहाँ पे भी ओपन हैंड है वेंट्रिकल की तरफ। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल की तरफ तो ब्लड फ्लो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन वो ऊपर की तरफ इंटरनल जुगुलर वेन की तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर राइज हुआ, ठीक है। यू कैन इमेजिन इट राइट, कि वो ओपन है, इंटरनल जुगुलर वेन के साइड पे भी ओपन है एंड वेंट्रिकल के साइड पे भी ओपन है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फुल फोर्स से, तो अब इधर की तरफ भी ब्लड जाएगा और इधर की तरफ भी ब्लड जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी राइज। तो जुगुलर वेनस प्रेशर में राइज होगा और हमें ए वेव मिलेगी अपनी। तो ए वेव इज पॉजिटिव है। तो इमेजिन करो ऐसे दिख रही है ना यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, बल्ज हो रहा है, ए वेव ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। फिर अब सी वेव की बात करते हैं। तो अब क्या हुआ कि ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो अब हम क्लोज कर देते हैं वॉल्स को, क्योंकि पानी आ गया डैम में, तो अब गेट्स बंद कर देते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गए, ठीक है। और अब पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व तो बंद ही थे। तो अब क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो सी का सी और कॉन्ट्रैक्शन का सी, ये याद रखना है हमें। ए का एट्रियल सिस्टम, सी का कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब इस केस में जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कि अगर यहाँ पे भी वॉल्व बंद है और नीचे की साइड भी वॉल्व बंद है और वो इतने प्रेशर में वो फोर्स लगा रहा है वेंट्रिकल्स, तो बल्जिंग तो होगी वॉल्स की, ओके। वो ओपन नहीं होंगे बट वो बल्ज तो हो जाएंगे। ऐसे थे पर बहुत प्रेशर लगा है तो ऐसे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि नीचे से ब्लड है, कोशिश तो करेगा वो खोलने की उस चीज़ को, तो बल्ज हो जाएगा। तो क्या होगा कि नॉर्मल एट्रियम है, ठीक है, उसमें प्रेशर भी नॉर्मल है, बट सडनली कुछ अंदर आ गया तो वॉल्यूम कम हो गया, राइट। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमें तो पता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि जैसे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि ये बल्ज हो गया तो वॉल्यूम राइट एट्रियम का कम हो गया, तो राइट एट्रियम का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर से जो ब्लड है एट्रियम से इंटरनल जुगुलर वेन की तरफ डिसिपेट हो जाएगा और उसकी वजह से सी वेव मिलेगी, विच इज वंस अगेन ना पॉजिटिव वेव। पर सी वेव जो है ए वेव जितनी लार्ज नहीं होती है इन इट्स अमाउंट, पर होती है सिग्निफिकेंट, ओके। तो ए बल्स दिखा, फिर जैसे दिख रहा है सी बल्स दिखा, ठीक है। फिर आता है एक्स डिसेंट। तो एक्स डिसेंट जो है वो फर्स्ट नेगेटिव वेव है। तो नेगेटिव वेव क्यों है, क्योंकि प्रेशर अब डिक्रीज हो गया। तो अब हमने साइकिल तो पढ़ी, तो क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब क्या हुआ, प्रेशर झेल नहीं पाए पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व्स, तो वो ओपन हो जाएंगे। तो वो जैसे ही ओपन होंगे तो प्रेशर डिसिपेट हो गया ना। दोनों जो मेट्रल और मेट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो ऐसे बल्ज्ड थे, अब वो फ्लैट हो जाएंगे क्योंकि पूरा ब्लड चला गया, गश आउट हो गया अब ब्लड। तो पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व से जैसे ही ब्लड एग्जिट करेगा वो तुरंत फॉल हो जाएगा। तो तुरंत फॉल हुआ तो जो एट्रिया है वो भी एक्सपांड हो जाएंगे वॉल्यूम में, और जो ब्लड इंटरनल जुगुलर वेन में है वो फॉल हो जाएगा। यू कैन इमेजिन इट कि क्या हुआ कि फॉल हो गया क्योंकि इजेक्शन क्लिक हुआ। इजेक्शन क्लिक हुआ मतलब कि ओपन हुए पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व, तो फॉल हो गया। तो एक्स डिसेंट मतलब क्या हुआ, फॉल इन द जेवीपी जो आया, यानी नेगेटिव वेव आएगा जेवीपी में, क्योंकि नीचे की तरफ अब ब्लड पुश हो रहा है, राइट। तो इसमें अब नेगेटिव वेव कौन सी आई, फर्स्ट एक्स डिसेंट। फिर अब बात करते हैं वी वेव के बारे में। तो अब इमेजिन करो फिर से कि क्या हुआ, ब्लड सारा जो है एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व से निकल गया, अब वो क्लोज हो गया सेकेंड हार्ट साउंड के टाइम पर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व है वो तो क्लोज्ड ही थे, है ना, तो वो तो क्लोज्ड ही थे। तो अब क्या हुआ कि जो ब्लड आ रहा है एट्रिया में,
अभी ब्लड तो आ ही रहा है ना बॉडी से हमारा, तो ब्लड सिर्फ एट्रियम तक आ रहा है ना, वो नीचे तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि वेंट्रिकल्स का जो दरवाज़ा है एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच का जो गेट है वो तो बंद है, लॉक है अभी, ठीक है। तो अभी सिर्फ एट्रिया में फुल, हाँ ये आ गया है, ठीक है। तो अब एट्रिया में प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब एट्रिया में प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि वेंट्रिकल्स तक जाने का जो रास्ता है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व वो तो बंद है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो ब्लड है वीनस फिलिंग ऑफ एट्रिया हो, मतलब जो ब्लड है सिर्फ वीनस ब्लड है वो एट्रिया में फिल हो रहा होगा, तो वो भर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर विल बी स्टिल अगेन अ पॉजिटिव पीक सीन, मतलब फिर से जीवीपी राइज होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि सिर्फ एट्रिया भर रहा है, तो प्रेशर जो है डिसिपेट हो जाएगा इंटरनल जुगुलर वेन में, क्योंकि नीचे की साइड तो वो जा नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमें दूसरी पॉजिटिव वेव मिलेगी जिसे कहते हैं वी वेव। तो वी वेव हमें मिल रही है, वीनस फिलिंग ऑफ एट्रिया वी वेव, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वी वेव, ओके। तो यहाँ तक 4 वेव हमारी कंप्लीट हो गई, अब एंड वेव बचती है। और हाँ, वी वेव के बारे में एक अच्छी चीज़ क्या है, एक पॉइंट क्या है, सॉरी अच्छी चीज़ तो क्या ही है इन सब टॉपिक्स के बारे में, एक पॉइंट ये याद रखना है हमें कि वी वेव जो है उसका पीक जो है ना वो मैच करता है सेकेंड हार्ट साउंड को। तो सेकेंड हार्ट साउंड क्या था, एओर्टिक और पल्मोनरिक वाल्व का क्लोजर। तो जब एओर्टिक और पल्मोनरिक वाल्व क्लोज होंगे तब सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एट्रिया फिलिंग है वो हो जाएगा और वो ऊपर की साइड सबसे पीक लेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, तो लास्ट वेव कौन सी, वाई डिसेंट। वाई डिसेंट भी क्या है, तो वाई डिसेंट भी एक नेगेटिव वेव है। तो अब इस केस में क्या होगा कि एओर्टिक एट्रिया में फुल भर गया, तो अब क्या होगा कि ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, अब बोलेंगे ओके लेट्स ओपन नाउ, हो गया बहुत प्रेशर आ गया एट्रिया में, तो ओपनिंग स्नैप होगा, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। और ओपन होने की वजह से सारा जो ब्लड है सडनली गश करेगा इनटू वेंट्रिकल एट्रिया से, तो उसको रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या होगा, सडनली सारा ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा और उसकी वजह से सडनली सारा ब्लड जो है ग्लश करेगा, उसकी वजह से फिर से देयर विल बी फॉल इन जेवीपी और उसकी वजह से हमें फिर से एक नेगेटिव वेव मिलेगी जिसे कहेंगे वाई डिसेंट। तो ये हो गया ख़त्म हमारे जेवीपी के वेव्स। तो ए सी वी आर पॉजिटिव वेव्स एंड एक्स एंड वाई आर नेगेटिव डिसेंट वेव्स, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंट अब नॉर्मलिटीज़ इन जेवीपी जो हमें अलग अलग कंडीशन में देखने मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज ए वेव से। तो ए वेव से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे लार्ज ए वेव्स के बारे में कि लार्ज ए वेव्स कब मिलेगी। मतलब क्या होगा कि ए वेव्स तो नॉर्मल है, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा लार्ज मिल रही है, प्रोमिनेंट और प्रोनाउंस्ड मिल रही है ए वेव्स। तो वो किन कंडीशन में होगा, तो जस्ट इमेजिन, पहले मैं कंडीशंस के नाम बोल देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनमें हमें क्यों दिखेगा, ठीक है। तो कौन सी कंडीशंस होती है, तो एक तो होती है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, एक होती है पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है। फिर एक होती है सब पल्मोनिक स्टेनोसिस जो हमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में दिखने मिलता है। देयर इज लॉन्ग स्टैंडिंग मिट्रल स्टेनोसिस, देयर इज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हमें स्क्लेरोडर्मा, आइजनमेंगर सिंड्रोम, फिर फ्लेनफ्लुरामाइन जैसे एंटी हाइपरटेंसिव की वजह से हमें हो सकता है, ठीक है। और लास्ट इज एप्स्टीन एनोमली, ठीक है। तो इन सब में हमें क्या मिलेगा, हमें लार्ज ए वेव्स मिलेगी, प्रोमिनेंट ए वेव्स मिलेगी। तो क्यों, तो पहले से शुरुआत करते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस से। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व उसमें कोई भी रीज़न से अगर नैरोइंग हो गई, स्टेनोसिस हो गया, तो क्या होगा कि एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने वाला जो ब्लड है वो धीरे धीरे जाएगा या वो इतना एफिशिएंटली नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम इमेजिन करो, अगर तुम्हें उस नैरोड स्टेनोस्ड वॉल से अगर ब्लड भेजना है तो तुम्हारी एट्रिया को एकदम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एकदम ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो तो जा नहीं पाएगा नैरोड एरिया में से उतना एफिशिएंटली अगर वो पहले जितना ही प्रेशर लगाए। तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया विल इंक्रीज। अगर वो इंक्रीज़ हुआ तो वो प्रेशर जो डिसिपेट होगा तो सही इंटरनल जुगुलर वेन की तरफ भी, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया कि अप साइड भी ओपन है, डाउन साइड भी ओपन है, तो नीचे की साइड तो जाएगा ही ब्लड, पर अपर साइड भी वो जाएगा प्रेशर की वजह से, राइट। तो इस केस में भी वही होगा कि स्टेनोसिस की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में डिसिपेशन अप साइड भी होगा, डाउन साइड भी होगा। अप साइड जो होगा उस चक्कर में देयर विल बी लार्ज ए वेव, ठीक है, क्योंकि नीचे के साइड वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए, कंपेंसेशन के लिए ही तो वो अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो लार्ज ए वेव दिखेगा, ठीक है।
फिर अब बात करते हैं इसके बाद पल्मोनिक स्टेनोसिस की। तो पल्मोनिक स्टेनोसिस में क्या होगा ना कि पल्मोनिक वॉल जो है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जिससे जा रही है वो वॉल नैरो हो गया है, ठीक है। तो अब तुम्हारे राइट वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा उससे डिसिपेट करने के लिए। राइट वेंट्रिकल को प्रेशर लगाना तो पड़ेगा, तो फिर से प्रेशर डिसिपेट कहाँ होगा? राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया फिर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ए वेव, ठीक है। तो फिर से इसमें लार्ज ए वेव दिखेगी। लॉन्ग स्टैंडिंग मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होगा? तो लॉन्ग स्टैंडिंग मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होगा कि मिट्रल वॉल्व अब नैरो हो गया है, तो लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिसिपेटेड हो रहा है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हुआ, मतलब अब तुम्हारे राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा वही रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पास करने के लिए, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा तो पहले ही बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर है यहाँ, ठीक है। तो वो प्रेशर ग्रेडियंट को अब बढ़ गया ना, प्रेशर ग्रेडियंट घट गया। आई मीन कि राइट वेंट्रिकल को जो प्रेशर लगा रहा था इनिशियली उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा वही अमाउंट ऑफ ब्लड भेजने के लिए। तो फिर से राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएगा, फिर से राइट एट्रियम में प्रेशर जाएगा, फिर से ए वेव लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का भी लॉजिक हमें मिट्रल स्टेनोसिस से समझ आ गया कि लॉन्ग स्टैंडिंग मिट्रल स्टेनोसिस से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा। स्क्लेरोडर्मा, फेनफ्लोरामाइन्स और आइजरमैंगन सिंड्रोम में भी यही होगा कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट, फिर राइट एट्रियल में प्रेशर डिसिपेट होगा, फिर ए वेव लार्ज होगी, ठीक है। अब सब पल्मोनिक स्टेनोसिस का भी सेम लॉजिक है जैसा पल्मोनिक स्टेनोसिस का है, ठीक है। तो हो गया हमारा इसके साथ लार्ज ए वेव पे डिस्कशन ओवर। फिर आती है एब्सेंट ए वेव्स। तो एब्सेंट ए वेव्स हमें कब मिलती है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा कि जो फोकाई है जिससे बीट्स बनती है वो अलग ही होगी, एक्टोपिक बीट्स बनेगी इनके इसमें। तो ऐसे नोड का कोई वर्क ही नहीं होगा, इसलिए जो ए वेव है वो इसमें होगी ही नहीं, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल होगा ही नहीं बेसिकली इस केस में। तो उस केस की वजह से देयर विल बी नो पी वेव एज वेल एज देयर विल बी नो ए वेव, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन पे जब हम डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है कैनॉन ए वेव। कैनॉन ए वेव या जायंट ए वेव। तो लार्ज और कैनॉन में डिफरेंस क्या है? जायंट यानी कि लार्ज और कैनॉन में डिफरेंस ये है कि कैनॉन वाली बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट में लार्ज होगी, प्रोमिनेंट होगी, जायंट होगी, ठीक है। तो ये कब होगा? तो व्हेन देयर विल बी एवी डिसोसिएशन। तो हमने पिछले वीडियो में ही इस बारे में बात करी थी, एवी डिसोसिएशन के बारे में, जो हमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखने मिलता है। तो जब देयर विल बी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, तो हमने पढ़ा था कि जो इंट्रानोडल जो है उसमें फंक्शन ही नहीं कर पाता है एवी नोड। तो एवी नोड फंक्शनिंग ही नहीं होती है, इसलिए वेंट्रिकल्स अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो देयर विल बी एवी नोडल डिसोसिएशन, जिसकी वजह से एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका ब्लड जो है वो अलग ऊपर जेवीपी में राइज करेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी एवी नोडल डिसोसिएशन, ठीक है। उसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज में और जंक्शनल टैकिकार्डियाज में हमें कैनॉन या जायंट ए वेव्स देखने मिलती है, ठीक है। फिर आता है एब्सेंट एक्स डिसेंट, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि एक्स डिसेंट हमने क्या पढ़ा था एक्स डिसेंट में? तो हमने पढ़ा था कि देयर विल बी ओपनिंग ऑफ द पल्मोनिक एंड एओर्टिक वॉल। तो पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल ओपन होगी और ब्लड गश आउट होगा, और जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल जो बल्ज्ड आउट है वो फ्लैटन हो जाएंगे और प्रेशर जो है वो डिसिपेट हो जाएगा और फॉल इन जेवीपी विल बी देयर। पर अब एब्सेंट एक्स डिसेंट मतलब एक्स वे जो है वो हो ही नहीं रहा है इस केस में, मतलब देयर इज़ नो डिसेंट। तो ये किस केस में होगा? तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में होगा। तो अब जस्ट इमेजिन करो तुम कि अगर वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एओर्टिक पल्मोनरी वॉल तो ओपन हुई, पर उसके साथ साथ क्या हुआ कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिगर्जिटेशन की वजह से ट्राइकस्पिड वॉल से भी ब्लड गश आउट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लड उससे भी गश आउट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो डिसेंट है वो होगा ही नहीं प्रेशर का, क्योंकि अभी भी एट्रिया में ब्लड जा रहा है जो इंटरनल जुगुलर वेन में डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एक्स वेव होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर जा रहा है एट्रिया में, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। फिर आता है सीवी वेव और स्टीप वाई डिसेंट। तो सीवी वेव किस में होगा? तो सिंपल है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में ही सीवियर वाले केसेस में होगा, क्योंकि एक्स वेव एब्सेंट है ना। तो हमने पढ़ा था, देखो देख सकते हो, ए वेव है, सी वेव है, फिर एक्स वेव आएगी, फिर वी वेव आएगी, फिर वाई वेव आएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? एक्स आ ही नहीं रहा, तो देयर विल बी डायरेक्ट अ सी वी वेव, ऐसे सी कनेक्टिंग टू
वी डायरेक्टली एक्स डिसेंट आएगा ही नहीं, तो ये सीवियर ट्राइगस्पिड का केस है। और स्टीप वाई डिसेंट आएगा, क्योंकि स्टीप डायरेक्ट सडन फॉल होगा, क्योंकि इनिशियली फॉल हुआ ही नहीं प्रेशर में, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगा कौन सा बच गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एब्सेंट वाई वेव। तो वाई वेव कब एब्सेंट होगी, जब देयर विल बी नो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि हमने वाई वेव के बारे में वही पढ़ा था ना कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा, जिसकी वजह से जो है फॉल इन प्रेशर आएगा और सडनली वेंट्रिकल्स फिल होंगे और एट्रिया जो एम्प्टी हो जाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा। तो वाई वेव किस केस में एब्सेंट हो सकता है, तो वो कार्डियक टैम्पोनेड के केस में एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिलिंग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेरिकार्डियल सैक में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हुआ है जो प्रेशर एक्सटर्नली देगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिलिंग हो ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली देयर विल बी नॉन पल्सेटाइल एलिवेटेड जीबीपी। तो इन केस में हमें वाई वेव मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।